वेक्टर कंपोनेंट्स तक सारी कहानी को समझ लिया। एक छोटा सा नोट जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, दैट इज चेंज। अगर कहीं भी लिखा है चेंज, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे कह दे, एग्जाम्पल के लिए कह दे कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी बोलता है तो इट विल बी v फाइनल माइनस v इनिशियल। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या करना है, चेंज का मतलब क्या हुआ, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। कभी कह दे चेंज इन एक्सेलरेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, कैलकुलेट चेंज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में हुआ चेंज बताओ। लेकिन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज द वेक्टर सब्सट्रैक्शन। आई बात समझ में सभी लोगों को? इसे लिखो पहले। तो फिलहाल मैं यहाँ इस नोट के बाद में हमारा वेक्टर कंपोनेंट्स विच इंक्लूड्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन खत्म होता है। आप लोगों को सारी कहानी क्लियर है? बोलो यार। कुछ टेस्ट शीट, कुछ प्रैक्टिस शीट दी हुई है मैंने, और कुछ और होमवर्क दिया हुआ है, उससे प्रैक्टिस करो और उसे सॉल्व करो, वेक्टर एडिशन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। अब देखिए, हम एक कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, मान लीजिए ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम बिल्कुल वही बातें सीख रहे हैं जैसे कि हमने पहले सीखी थी, एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब अगर हम बात करें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, तो देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है हमें। क्या करना है हमको? सर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये रही वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर इसमें कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर के साथ अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होगी, तो क्या होगा आप खुद सोचो। स्केलर मतलब ऐसे समझो जैसे कि ए वेक्टर है 4i कैप, और मैंने इसे कर दिया 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ये क्या हो गया 20i। तो सर यहां से समझ में आता है कि अगर ऐसा होगा, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल इंक्रीज। अरे हाँ ना बोलो यार। ठीक है, एग्जैक्टली मास इनटू एक्सेलरेशन बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। एग्जांपल इज F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों वेक्टर होते हैं लेकिन मास स्केलर होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि ये रही एक वेक्टर क्वांटिटी और इसी में हमने एक और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया। ये रही वेक्टर क्वांटिटी और इसी में हमने एक और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, एक वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर ज्वाइन होता है या एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर दो रिजल्ट बनते हैं। मल्टीप्लाई करने के तरीके पर दो रिजल्ट बनते हैं। एक रिजल्ट कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा रिजल्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। समझे क्या हम क्या पढ़ने वाले हैं? मतलब सर अगर हम ईमानदारी से देखें, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो हमें ना ये दो चीजें पढ़नी है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो यहीं पे खत्म हो गया टॉपिक।
कि अगर किसी स्केलर में एक वर्टिकल वेक्टर मल्टीप्लाई हो गया तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ता है, बाकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। बोलो ना यार, नो चेंज इन डायरेक्शन। सभी को क्लियर है क्या जो तुम्हारे सामने झंडा बना हुआ है ये? डॉट प्रोडक्ट, let us suppose there are two vector, a vector and b vector, having angle theta between them, then the dot product of two vector is the product of magnitude of two vector along with the cosine of angle between them, cosine of angle between them। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा? देखो डॉट प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देयर इज अ डॉट बिटवीन द टू। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, magnitude of b, a magnitude of a multiplied by magnitude of b into cos theta, where theta is the minimum angle between the two vector। अरे आई क्या बात समझ में सभी को? लिखो इसे फटाफट, इसी में ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल इसका बहुत, वर्क डन जो होता है ना, आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा वर्क डन। वर्क डन जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस। हाँ 9th क्लास में पढ़ा होगा एफ डॉट एस, दैट इज फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। किसके साथ हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ है। समझे? दिस इज द वेरी फेमस एग्जांपल। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, इसे भी लिख लो कि थोड़ी, चलो आगे चलते हैं। तो अगर इसमें आगे देखें तो हमने पढ़ा दो वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लिखना हो तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये हमारा a वेक्टर होता है और ये हमारा b वेक्टर होता है और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। हमने यहाँ तक की कहानी समझी। अच्छा, अगर ये कहानी समझी तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट देखो। क्या देखोगे कि यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड की बात करी, यहाँ पे भी आपने मैग्नीट्यूड की बात करी, और कॉस थीटा तो एक सिर्फ वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 0 पर 1, 90 पर 0, 60 पर 1/2, 30 पर √3/2। तो ये भी तो एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है। और अगर तुम इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है तुमको? मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। डायरेक्शन की कहीं भी कोई बात नहीं हो रही। तो इसीलिए कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, dot product of two vector quantity gives result in scalar quantity। डॉट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या बना देता है? वो स्केलर क्वांटिटी बना देता है। इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। therefore known as scalar product, therefore known as scalar product। मैंने नाम लिखवाया था ना, इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं कि ये दो वेक्टर को, ये इसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि ये दो वेक्टर को कन्वर्ट कर देता है काय में, सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड में।
अरे एम एन कुछ नहीं है, तुमको जो नोट लिखा है ये समझ में आया ना, बस बहुत है। ये बात समझ में आई। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट हो, तुम ही खुद देखो ना, यहाँ पे खुद अपना ऑब्जर्वेशन लगाओ, दिमाग लगाओ। एक पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए के मैग्नीट्यूड की, बी पर हम बात कर रहे हैं बी के मैग्नीट्यूड की, और कॉस थीटा में जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही बन जाएगा। कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो वो भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगा। तो इसने कहीं भी डायरेक्शन की तो हमसे बात ही नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी कन्वर्ट इट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि वर्क डन, वर्क डन में हमने क्या किया? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो वर्क डन आया ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी। समझे? लिखो इतना, ये बहुत काम की बात है, लिखो। इससे आगे चलते हैं। तो सर हमने अभी पढ़ा कि ए वेक्टर dot b vector is equals to magnitude of a magnitude of b cos theta. This is our a vector, this is our b vector and this is the theta. इतनी कहानी हमने अभी देखी। अच्छा, अगर हम इसी में आगे चलें तो मैं आपको कहता हूं इफ, पहला एक और नोट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है तो कॉस 0 कितना हो जाता है? कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाता है। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी हो जाएगा ए बी के बराबर, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकती क्योंकि वेरिएबल तो कॉस थीटा ही था। समझे ना इतनी बात? अब अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1। तो ये क्या होगी? ए डॉट बी इज माइनस टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? एक और नोट देखो, आज के बाद तुम्हें कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो तुम कह सकते हो हम डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और कॉस थीटा से फिर हम थीटा निकाल लेंगे। बोलो ना यार बच्चों। अब सर एक समस्या है। क्या समस्या है? कि सर हमें ना ये दोनों तो निकालना आते हैं लेकिन हमें ना ये पार्ट निकालना नहीं आता। तो अपना नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अपन ये पार्ट सीख लें। अब ये पार्ट कैसे सीखेंगे? देखो यहीं पे लिखते हैं अपन। ए वेक्टर को मान लेते हैं अपन, क्या होगा? ए एक्स आई कैप। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज सिखाता हूँ तुम्हें, रुको। इफ, यहाँ पे देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 हो जाता है, कॉस 90 क्या हो जाता है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, क्या है? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर perpendicular then their dot product is always 0, then their dot product is always 0। अरे यार बच्चों, हाँ ना तो बोलो यार, समझ में आ गई कि नहीं ये बात? एकदम शानदार तरीके से इसे फटाफट नोट करके लिखो ना यार। ठीक है, अब बिना देखो, लास्ट जो तुमने 90 डिग्री का नोट लिखा उसी से कंटिन्यू करते हैं हम। अगर एक वेक्टर है आई वेक्टर और दूसरा वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है आई वेक्टर और बी वेक्टर है जे वेक्टर, तो ए डॉट बी कितना होगा?
हाँ तन्मय सही कह रहे हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, इसका जवाब दो। अरे सर ये तो आई डॉट जे हो रहा है, और आई डॉट जे तो जीरो ही होना है क्योंकि मैग्नीट्यूड हो गया वन, फिर मैग्नीट्यूड हो गया वन, और आई और जे एक्सिस मतलब क्या होगा, आई एक्सिस तो ये वाली होती है और जे तो हमारी वाई एक्सिस होती है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो आंसर आ गया जीरो। अरे यार बच्चों बोलो ना यार, अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई, इनमें से किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा जीरो आना है। बोलो बच्चों। अच्छा अगर ये क्लियर हुआ तो और आगे देखते जाओ फटाफट। ए वेक्टर बराबर क्या होता है, मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर है ए एक्स आई कैप। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ये वाला पार्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा, इधर देखो ये वाला पार्ट, अब समय आ गया ये वाले पार्ट को सीखने का। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना। अब अगर मैं लिखना चाहूं ए डॉट बी, क्या लिखना चाहूं मैं, ए डॉट बी, तो सर आपको लिखना पड़ेगा, ए डॉट बी लिख रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत होना, मैं ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ ए और बी का मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। कैसे लिखूंगा, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के डॉट मल्टीप्लाई बाय बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के, यही लिखूंगा। बोलो। अब क्या करते हैं सर, हमने बचपन में पढ़ा था कि हर एक एक को इधर ले जाओ और डॉट प्रोडक्ट लिखते जाओ, ऐसे करके, फिर ऐसे ही ए वाई का करना पड़ेगा 3 बार, है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो मैं एक का लिख के बता रहा हूँ, तुम लोग बताना सही लिखा है कि नहीं। ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप ए वाई ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप, यही लिखूंगा मैं। अब मैं जब ये लिख रहा हूं तो तुम देखो आई और जे तो जीरो बनने वाला है, आई और जे क्या बनने वाला है, जीरो। क्यों जीरो बनने वाला है, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया मतलब ए एक्स का ए एक्स के साथ ही प्रोडक्ट होगा, ए वाई का ए बी वाई के साथ ही प्रोडक्ट होगा, और ए जेड का बी जेड के साथ ही प्रोडक्ट होगा। तो सर यहाँ पे सीधे सीधे आप ऐसा क्यों नहीं लिखवा देते हमें कि अगर जो हमें ए डॉट बी लिखना होगा, ए डॉट बी लिखना होगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। बोलो ना यार बच्चों, ये बॉक्स समझ में आया। अच्छा अब एक और चीज देखो इधर, एक 2 मिनट, एक छोटा सा पार्ट छूट गया इधर, देखो जल्दी, देखो जल्दी। अगर मैं कहूं एक वेक्टर है आई और दूसरा वेक्टर भी है आई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सर मैग्नीट्यूड वन, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड वन, और कॉस आई वेक्टर ऐसा होगा और एक और आई वेक्टर भी ऐसा ही होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, और कॉस जीरो होता है वन, तो आंसर क्या आ गया, वन। तो यहां से एक और नोट लिखवा दूं मैं, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब की वैल्यू क्या होती है, वन। अरे यार बच्चों हाँ ना बोलो, पहले ये वाला बॉक्स का जवाब दो मुझे। इन सब की वैल्यू क्या हो गई, वन। इन सब की वैल्यू वन हो गई, तो जब तुमने ए एक्स, इधर आ जाओ जल्दी से, ए एक्स और बी एक्स में मल्टीप्लाई किया तो आई डॉट आई क्या बन गया, वन। ए वाई और बी वाई में जे डॉट जे का मल्टीप्लाई किया तो वो भी बन गया वन, और ए जेड और बी जेड में मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या बन गया, के डॉट के, वन। समझे क्या इतनी कहानी।
मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, जब कभी भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। तो हमने आई डॉट जे करा, जे डॉट के करा और के डॉट आई करा। आई जे के जो थे वो क्या थे, 90 डिग्री एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, तो उनका रिजल्ट क्या आ गया, 0। वैसे ही जब कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लो एक आई कैप था, दूसरा भी आई कैप था, दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो इनके बीच में एंगल क्या है, 0। तो ये क्या बन गया, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1। ये कहानी मैंने तुम्हें पढ़ाई। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा कि मान लो हमारे पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, और ये ऐड हो गया, देखो। अरे तो सर ये तो हमारा नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। या मैं तो कहूंगा एल्जेब्रिक भी मत याद रखो, सीधे सीधे याद रखो, आई का आई के साथ करना है, जे का जे के साथ करना है और के का के साथ मल्टीप्लाई करना है। बोलो ना यार बच्चों, अब तो क्लियर है सबको कहानी? वेरी गुड, बाकी लोग भी जवाब दें। देखो अपन लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i 4j प्लस 5k एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i j प्लस 1, क्या ले लें इसको, 6k ले लेते हैं, 6k। ठीक है, अब अपने से कोई पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन दी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमने तो पढ़ा है कि जब भी हमें एंगल निकालना हो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अभी इसको अपन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा इजी बना देते हैं क्योंकि अपन सीख रहे हैं। ऐसा ले लेते हैं। अब सर पहले तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 16 25, इट कम्स आउट टू बी रूट 50। अब अगर हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट 11। तो ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ गए। अब ए डॉट बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आपने अभी सिखाया हमको इस वाले फॉर्मूले में कि जब कभी भी, ये देखो इसको ध्यान से, जब कभी भी ए डॉट बी निकालना हो, जब कभी भी ए डॉट बी निकालना हो तो एक्स का एक्स के साथ, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का एक्स के साथ या आई कैप के साथ। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15। तो 15 4 19 और 3 22। अब क्या हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 22 अंडर रूट 11 अंडर रूट 50 कॉस थीटा। तो 22 यहाँ कर लेते हैं, 22 अंडर रूट 11 अंडर रूट 50 बराबर कॉस थीटा। सो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 22 अपॉन में अंडर रूट 11 अंडर रूट 50। दिस इज द आंसर। अब ये सॉल्व कोई नहीं कर सकता कि कॉस इनवर्स की ये वैल्यू क्या आएगी, इसीलिए ऑप्शन में भी यही आता है। आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ऑप्शन एज इट इज लिखा रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब इसको क्या लिखना, अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ तुम लोग सब। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i 3j 4k। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जल्दी से बताओ इसका आंसर।
अरे क्या तुम्हें लिखने की क्या जरूरत है, पुराना वाला इसको लिख के क्या करोगे तुम, क्वेश्चन है ये तो, इससे बेटर है ये करो सॉल्व। बिटवीन द टू वेक्टर निकालने हैं, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 प्लस 2 13। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो रहा है, 1 1 4 5 6 होगा, 4 5 6। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो रहा है, 4 9 16। तो 4 9 9 और 4 13 और 6 6 और 3 9 और ये अंडर रूट 29। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स 13 अपॉन रूट 6 रूट 29। दिस इज द आंसर। एक सेकेंड, एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, मतलब कंटिन्यू करूंगा मैं। अभी हमने पढ़ा कि एक वेक्टर उसी डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई हो जाता है, या एक वेक्टर को आई आई को जे जे को या के को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, अब लेट अस सपोज ये एक ए वेक्टर है, सेम ऐसा का ऐसा ही दूसरा वेक्टर जिसका भी नाम ए है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ए डॉट ए वेक्टर लेंगे तो मैग्नीट्यूड आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1। तो मैं ए डॉट ए बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ itself is the square of their magnitude, square of their magnitude। अरे यहाँ पर तुम स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड भी करते तो भी 1 ही आता, इसलिए मैंने पहले 1 बोल दिया था। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। सभी लोग बोलो यार। तो आज के बाद में कभी भी कहीं भी ऐसा आ जाए कि एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो तुम आंसर चिल्लाओगे क्या, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ ना बोलो यार बच्चों। एग्जाम्पल के लिए देखो, इफ आई सेड a vector equal to 2i 3j 4k, what is a dot a। तो तुम एकदम चिल्ला दोगे सर हम बताते हैं, पहले इसका मैग्नीट्यूड देख ले। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 9 16 रूट 50। सर आंसर होगा 50, क्योंकि रूट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अरे cos 0 कैसे, तो बेटा ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में कोई एंगल है क्या, ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा रूट में कुछ हो गई क्या गड़बड़ी, 9 और 4 13 29 होगा, सॉरी रूट 29, तो आंसर होगा 29। अरे 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 जवाब दो यार, क्लियर है कहानी सभी को। ये बहुत जगह यूज होगा फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट, एक वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड के साथ किया गया एक वेक्टर का उसी के साथ किया गया डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। लिखें इस बात को, कॉन्सेप्ट समझो। एक सेकेंड, एक और कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, जल्दी आ जाओ सब लोग। क्या ये और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अभी मैंने पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मैंने यहाँ पे नोट लिखवाया था कि इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं कह दूंगा फॉर पैरेलल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बोलो क्लियर है बात। अगर दो वेक्टर, या ऐसा कह दूं इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, if two vector are parallel then theta is 0 between them।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिखो फटाफट। दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इसको, सभी लोग सॉल्व करेंगे। अब हमें एक हिंट दे दी है क्वेश्चन में, हिंट क्या दे दी है, ए और बी परपेंडिकुलर है। अच्छा, ए और बी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तो हो गया जीरो, कुछ सोचना ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो गया। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, आई का आई के साथ -16, जे का जे के साथ तो -2 -4 हो जाएगा, -2 + 2, और ये हो जाएगा -4 अल्फा इक्वल टू 0, तो -20 -4 अल्फा, ये प्लस है सॉरी, इक्वल टू 0, तो 4 अल्फा इक्वल टू 20, तो अल्फा इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द अनदर क्वेश्चन, this is the another question, find the value of n when a and b are perpendicular, quick। सर हमें पता है दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होने वाला है, 0, तो 4 2 जा 8 प्लस 3n -2 इक्वल टू 0, 8 -2 प्लस 3n इक्वल टू 0, 3n equal to -6, n equal to -2. This is the answer to the problem. Is it clear to everyone? So this is the another question. Question says find the vector component of a vector. A vector के आपको components निकालने हैं, किस पर निकालने हैं, in the direction of I plus j। सोचिए और सॉल्व कीजिए फटाफट सभी लोग। What is the vector component of a? कोई एक a वेक्टर है, मैं बिल्कुल रैंडमली बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता a वेक्टर कैसे बनेगा, है ना, मैं अपने मन से बना रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर होगा और इसको अपन नाम दे देते हैं डी वेक्टर। क्या नाम देते हैं, डी वेक्टर। और दूसरा कोई ये जा रहा होगा डी वेक्टर, बिल्कुल रैंडम बना रहा हूँ मेरे मन से, मेरे को नहीं पता ये कहाँ है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। अब वो कह रहा है कि ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर का डी पर इफेक्ट निकालो। ये तो आपने सर हमें कंपोनेंट्स में पढ़ाया था, लेकिन इसके लिए हमें इसके बीच में एंगल पता होता तो हम सीधे सीधे कह देते डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर कॉस थीटा। जल्दी बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा यही होता है ए वेक्टर का कंपोनेंट ऑन डी वेक्टर, हाँ या ना? सभी लोग जवाब दो क्लास में, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एवरीवन इन द क्लास? अच्छा, लेकिन हमें थीटा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, थीटा फाइंड करने के लिए तुम्हें तरीका पता लग चुका है। अब कहीं भी फंसोगे अपने जीवन में तो थीटा कैसे फाइंड करोगे? सर हम ना ए डॉट डी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा कर लेते हैं सर। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा जो कि उसने हमसे पूछा है, ये पूरा आंसर। बोलो बच्चों, देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, √4 + 9 √11। मैग्नीट्यूड ऑफ डी कितना होगा, √2 कॉस थीटा। ए डॉट डी कितना होगा, आई का आई के साथ 2 और 3 का 3 के साथ 3, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से आ गई 5/√11 इंटू √2। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन आई प्लस जे वेक्टर कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए अभी तुमने निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना आया था, √11, तो √11 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5/√11 बाय √2। अरे सही है, ये क्या हो गया, तो 5/√2 this is the vector component of
वेक्टर कंपोनेंट ऑफ रूट 13 है क्या इसका मैग्नीट्यूड, देख लेते हैं। 9 और 4 13 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 13 होगा 13, ठीक है 13 भी कट ही रहा है। 5/√2 क्या होगा, 5 समझ में आया? आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें। एक सेकंड सुनो, इसी में ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर। इसमें कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है वो, देखो क्या पूछेगा, कह देगा ए वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है, फाइंड दी यूनिट वेक्टर in the direction of I plus j, या यूनिट ना बोलते हुए फाइंड दी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ I plus j, फाइंड दी वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड दी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ I plus j। अब अगर ऐसा ऐसा कहता है ना, तो देखो एक सेकंड सुनो मेरी बात, ये जो हमने निकाला ये क्या निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं मैं। ये जो हमने निकाला है ये क्या निकाला है हमने, सर ये हमारा डी वेक्टर था, ये हमारा ए वेक्टर था। अब यहाँ पे एकदम बत्ती जलेगी, ये क्या निकाला हमने, ए का इफेक्ट डी पर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग जवाब देना, यहाँ पे आप लोग सब जवाब देना। डी हमने अपने मन से इस डायरेक्शन में मान लिया है ना, हो सकता है डी ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है डी ऐसा भी होगा, कुछ भी हो सकता है ना डी वेक्टर। तो ये 5√2 का डायरेक्शन क्या है, सब लोग जवाब देना। 5√2 का डायरेक्शन क्या है सर? अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, सर 5√2 का डायरेक्शन क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की हो चुकी है कि 5√2 का जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन डी के अलोंग ही होगा। हाँ, 5√2 हमें डिफाइन तो है नहीं, क्वेश्चन वाले ने तो बोला नहीं है कि वो 30 डिग्री पे लग रहा है कि 60 डिग्री पे लग रहा है, लेकिन हम ये बात तो बिल्कुल प्रॉमिसली कह सकते हैं कि 5√2 जहां भी लग रहा होगा वो हमेशा डी के अलोंग ही होगा, जिधर डी होगा उधर 5√2 लग रहा होगा। अरे बोलो यार सभी लोग, क्लियर हुई क्या ये बात? तो अब क्या करें हम, तो मैंने तुम्हें यूनिट वेक्टर में सिखाया था कि अगर हम मैं कह दूं आई एक्सिस, तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाती है। तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जाती है एक्स एक्सिस की, मैं कह देता हूं जे, तो तुम सोच लेते हो एकदम से वाई। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसा है, मान लो कोई वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, अब इसी के अलोंग डायरेक्शन लिखना है, तो तुम क्या लिख दोगे, ए यूनिट बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड ये वाला लिख दोगे। इससे क्या कह दोगे, डायरेक्शन पता लग गई हमें। अरे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने का ही तो काम कर रहा था। हाँ ना बोलो ना यार, यूनिट वेक्टर का काम क्या था, डायरेक्शन दिखाना। अब वो एक्स वाई जेड में तुम्हें याद हो गया था कि आई बोलते ही एक्स, वाई बोलते जे बोलते ही वाई, और के बोलते ही जेड। लेकिन अगर मान लो कि कोई डायरेक्शन ऐसा है, डी वेक्टर ऐसा डायरेक्शन है, तो अब इस डायरेक्शन को डिफाइन कैसे करें, ना एंगल पता है ना कुछ पता है, तो आसानी का काम करते हैं, डी यूनिट बोल देते हैं। जहां कहीं भी होगा वो दुनिया में डी यूनिट, वो आदमी की, वो क्वेश्चन वाले की जिम्मेदारी, हम तो डी यूनिट बोल के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी बोल देते हैं कि जो 5√2 है ना, ये डी यूनिट की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, डी यूनिट की तरफ लग रहा है। तो 5√2 और डी यूनिट क्या होगा, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, बोलो ना यार बच्चों, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 5√2 डी वेक्टर क्या होगा, आई प्लस जे, and it is divided by magnitude of d, that is √2। तो आंसर आ गया 5/2 आई प्लस जे। सर जो हमारा ए वेक्टर का कंपोनेंट है वो इतना है इस डायरेक्शन में,
अब कंप्लीट आंसर निकल कर आ गया है, सभी बच्चे जवाब देंगे। जो ये हमारा ए वेक्टर है जो कि हमने इस तरफ माना था, उसका इस डी पर जो इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये रही। सभी बच्चे जवाब दो यार। सॉरी, उसका मैग्नीट्यूड इतना है अलोंग विद द डायरेक्शन ऐसा आएगा। अरे आई प्लस जे ये डी वेक्टर है ना बेटा। पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम पूछ रहे हो माँ सीता कौन है। समझे ना सब लोग? बिल्कुल सही प्रांजलि। इट इज दी 5/√2 जो है, ये 5/√2 की दिशा क्या है? आई प्लस जे/√2, ये इसकी दिशा है। सभी को क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? क्लास खत्म होगी आपकी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सभी लोग। जैसे